हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैंने आपको कल गोलीय दर्पण बताया था और आज के इस वीडियो में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उस चीज़ को बताएंगे। चलिए, उसके लिए हमारे पास क्या शर्तें होनी चाहिए और किस तरीके की स्थितियाँ होनी चाहिए उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें वस्तु की स्थिति ज्ञात होनी चाहिए कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखी गई है, ठीक ना। अब वस्तु की पोजीशंस के आधार पर प्रतिबिंब के चार तरीके हो सकते हैं, चार प्रकार हो सकते हैं कैसे वो बन सकता है। पहला तो प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब कि हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक ना। जैसे कि फोकस पर बन रहा है या फिर वक्रता केंद्र पर बन रहा है या फिर कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, ठीक ना। इस तरीके का जो भी है। दूसरा प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसा है, वास्तविक है या फिर आभासी है, ठीक ना। वास्तविक कहने का मतलब कि अब जब दर्पण की तरफ ही प्रतिबिंब बनता है तब वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब जब दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबिंब का विन्यास। मतलब कि प्रतिबिंब का विन्यास मतलब वो उल्टा प्रतिबिंब है या फिर सीधा प्रतिबिंब है, ठीक ना, क्योंकि इस फॉर्मेशन में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनने की संभावना है। अगला जो है प्रतिबिंब का आकार। जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार से बड़ा है, छोटा है या फिर बहुत बड़ा है या फिर बहुत छोटा सा है, उस चीज़ को समझा जाता है, ठीक ना। तो ये आपके पास चार कंडीशंस होनी चाहिए। और आज का दौर जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जब हम पहली कंडीशंस को लेते हैं, ठीक ना, कि अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर इसका ये ध्रुव P बन जाता है और इधर इसका वक्रता केंद्र C और फोकस CF। जब ये कंडीशंस रहती हैं तब मान लेते हैं कि वस्तु कहीं अनंत पर है। वस्तु कहीं अनंत पर है और हमें पता ही नहीं है वस्तु की स्थिति। हमें वस्तु की स्थिति पता नहीं है, बस इतना जानते हैं कि वस्तु अनंत पर है। तो जब अनंत पर रहती है, ठीक, तो इससे जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, जब ये दर्पण से टकराती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा चीज़, इधर से भी जो किरणें आएंगी वस्तु की, ये वस्तु है, इधर से भी जो किरणें आएंगी पहले जाएंगी दर्पण पर और दर्पण पर टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाती हैं। और जब फोकस से होकर निकल जाती हैं, आपको ये किरण आरेख कल भी बता चुके थे, यदि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रही हैं, तो अब जब दर्पण से इसका परावर्तन हो जाता है तो ये फोकस से होकर निकल जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए वस्तु की जो स्थिति है वो क्या है, अनंत है। वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत। अनंत का मतलब कि बहुत दूर, उसकी स्थिति नहीं पता है। दूसरा, अब जब अनंत पर है वस्तु की स्थिति तो अब ये चारों कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस F पर है। यहाँ पर क्या है, फोकस F पर, फोकस F पर है। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, अर्थात जो प्रतिबिंब है वास्तविक है या फिर आभासी है। तो जब दर्पण की तरफ ही प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, तब यहाँ पर प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। और प्रतिबिंब का विन्यास, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा या सीधा होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है जब वास्तविक होता है तो सदैव उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। और जब प्रतिबिंब का आकार होता है, अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कितना छोटा सा बन रहा है, अर्थात बिंदु आकार का बनता है। प्रतिबिंब बिंदु आकार का, अत्यंत छोटा बिंदु आकार का, ठीक ना। अब मतलब अत्यंत छोटा बनता है। तो आपको ये पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर हमारे पास 6 कंडीशन होते हैं। चलिए अब उस चीज़ को समझते हैं। नेक्स्ट है दूसरा वाला कि जब हम वस्तु को, अब तो अनंत पर रखे थे, हम धीरे धीरे वस्तु को खिसकाना प्रारंभ करते हैं। और जब खिसकाते हैं तो ये कुछ हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इस तरीके का बन जाता है। और ये हमारा ध्रुव P हो जाता है, इधर फोकस F हो जाता है, इधर वक्रता केंद्र C हो जाता है। अब हमने अनंत पर रखा था वस्तु को, हमें उसकी स्थिति नहीं पता थी। अब थोड़ा सा और खिसका देते हैं कि इस मुख्य अक्ष की रेखा पर ही रख देते हैं, पर वक्रता केंद्र से दूर रख देते हैं। और जब हम वक्रता केंद्र से दूर रख देते हैं वस्तु, तो इससे जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, तो एक किरण इसके समांतर आती है, दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होकर फिर फोकस से होकर निकल जाती है। जो दूसरी किरण होती है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। और जब वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी जगह से वापस हो जाती है। अब आपको कल प्रतिबिंब का परिभाषा हम बता चुके थे कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर बनता है इस तरीके का, ठीक ना। अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। अब समझिएगा, तो हमने वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से दूर,
वक्रता केंद्र से दूर। अब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से दूर हो जाती है, और जब दूर हो जाती है तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो कहाँ पर होती है? वक्रता केंद्र तथा एफ फोकस के बीच, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, ठीक है। और जब प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब उल्टा या वास्तविक या फिर आभासी, तो जब इधर ये तो दर्पण की तरफ ही बना हुआ है, तब ये भी क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जब वास्तविक होगा, आपको इमेज दिख रहा होगा किस तरीके का इमेज बना है, तो उल्टा इमेज बनता है। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो आई होप ये सेकेंड कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। समझते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। वक्रता केंद्र सी पर, और जब वक्रता केंद्र सी पर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये अवतल दर्पण हो जाता है, और ये इसका मुख्य अक्ष यहाँ पर ये ध्रुव पी हो जाता है, यहाँ पर फोकस एफ हो जाता है, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र सी हो जाता है। और जब हम यहाँ पर ही क्या रखते हैं? वस्तु को रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो पहले जो किरण आती है दर्पण पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और फोकस से होकर चली जाती है, ठीक ना। और जो दूसरी किरण आती है इधर से कि आती है यहाँ पर फोकस से होकर आती है, और फोकस से होकर आने पर ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अर्थात ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर समझिएगा, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र सी पर रखा गया है, तो ये वक्रता केंद्र सी पर ही रहता है, वक्रता केंद्र सी पर। जो प्रतिबिंब की प्रकृति है, ये भी दर्पण के साइड बना हुआ है, तो ये कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का विन्यास कैसा होगा? तो जब वास्तविक है तो कैसा होगा? उल्टा दिख रहा होगा आपको प्रतिबिंब। और जो इसका आकार होगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, अर्थात जितना बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है यदि इसके वक्रता केंद्र पर वस्तु को। नेक्स्ट है वक्रता, जो हम ये अवतल दर्पण ले लेते हैं, और इस अवतल दर्पण पर ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है, ये ध्रुव पी हो गया, यहाँ पर फोकस एफ हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया। हमने वस्तु को तीसरे में लिया था वक्रता केंद्र पर, अब हम वस्तु को ले लेते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब हम इसके बीच में ले लेते हैं तब हमारे पास दो कंडीशन होती है। यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये इसके फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी कंडीशन, यदि जो किरण होती है फोकस पर आती है तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अर्थात कहीं यहाँ पर प्रतिबिंब कट कर देता है एक दूसरे को। अब यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति है सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। अब नेक्स्ट है जो सी व एफ के बीच है, अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो कैसी रहती है? तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से दूर, अर्थात वक्रता केंद्र से दूर बनता है। जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वो दर्पण की तरफ बनता है, और जो प्रतिबिंब का विन्यास होता है वो उल्टा बनता है। और नेक्स्ट जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो कैसा होता है? तो विवर्धित होता है, अर्थात वस्तु से बड़ा होता है, विवर्धित, वस्तु से बड़ा, ठीक ना। इसकी यहाँ पर तो ये रही चौथी कंडीशंस। आज नेक्स्ट पांचवा कंडीशन समझते हैं। नेक्स्ट है पांचवा कंडीशंस, ठीक ना। अब यहाँ पर हम अवतल दर्पण को बना लेते हैं, और यहाँ पर जो अवतल दर्पण बनने वाला है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है। अब यहाँ मुख्य अक्ष हो जाता है, ठीक ना, ये इसका ध्रुव पी हो गया, यहाँ पर फोकस एफ हो जाता है, और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र सी हो जाता है। अब यहाँ पे जो कंडीशंस होती है कि हम पहले प्रतिबिंब को अनंत पर रखे थे, फिर वक्रता केंद्र से दूर रखे, फिर वक्रता केंद्र पर रखे, फिर वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखे। अब हम प्रतिबिंब को इसके फोकस पर ही रख देते हैं। जब हम इसके फोकस पर रख देते हैं तब हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। यहाँ पर एक किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण अब यहाँ से तो जा नहीं सकती, तब ये किरण जो जाती है वक्रता केंद्र से जाती है। जब ये वक्रता केंद्र से जाती है तो यहीं वापस आ जाती है, और ये किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, ठीक ना। तो अब समझिएगा इसका जो फॉर्मेशन होगा, वस्तु की जो स्थिति होगी फोकस एफ पर होगी, फोकस एफ पर। और जब फोकस एफ पर होती है तब यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो अनंत पर हो जाती है, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति अनंत हो जाती है। अब जो प्रतिबिंब की प्रकृति रहती है वो कैसी रहती है? तो वो भी वास्तविक होता है, क्योंकि ये दर्पण की तरफ ही बनता है। अब इधर ये वास्तविक हो जाता है। दूसरा, प्रतिबिंब का जो विन्यास होगा वो भी उल्टा होता है, और जो आकार होता है अत्यंत विवर्धित होता है, अत्यंत विवर्धित।
अत्यंत विवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, तो ये पांचवा कंडीशन। नेक्स्ट है छठा कंडीशन। ठीक ना, अब फिर से हम उत्तल दर्पण को बना लेते हैं और ये उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके का हो जाता है और यहाँ पर ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया, यहाँ पर ये फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। हमने सब जगह वस्तु को रख कर ट्राई कर लिया। अब लास्ट बचता है कि फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दें, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ F व P के बीच, F व P के बीच। ठीक ना, F का मतलब उसका फोकस और P का मतलब ध्रुव। जब ध्रुव के बीच में रख देते हैं तब यहाँ पर जो ये किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो इसके फोकस से होकर जाती है। दूसरी जो किरण आती है वो जाती है इसके वक्रता केंद्र से होकर आती है और यहीं से वापस हो जाती है। तो ये किरणें कभी एक दूसरे को इधर तो काट नहीं सकती। अब ये किरणें लेकिन पीछे अपने किसी दर्पण के पीछे काट देती हैं एक दूसरे को, और जब दर्पण के पीछे काट देती हैं तब इसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बन जाता है। ठीक ना, तो अब यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति फोकस व ध्रुव के बीच में हो जाता है, तब जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह दर्पण के पीछे बनती है, दर्पण के पीछे। अब जब दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो सीधा होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, ठीक ना। और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो सदैव सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा, जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा। तो आई होप कि आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर अर्थात अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है।